बात कर रहे हैं कि फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, इस इकोसिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं, फ्रेंचाइजी कैसे बाय कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी कैसे सेल कर सकते हैं। अगर एज ए एक्सपेंशन मॉडल हमको अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है तो हम फ्रेंचाइजी की कैसे मदद ले सकते हैं। तो इन सारी बातों के बाद बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि फ्रेंचाइजिंग जब हम करते हैं तो हम किन किन रूल्स एंड रेगुलेशन से, किन किन कंप्लाइंसेस से बाध्य होते हैं। वी आर बाइंडेड बाई सर्टेन लॉज, सर्टेन रेगुलेशन, सर्टेन कंप्लाइंसेस। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि वो कौन से लॉज हैं जो फ्रेंचाइजिंग पर अप्लाई होते हैं, दोज लॉज दैट अप्लाई टू फ्रेंचाइजिंग। तो इस सेशन में आइए जानते हैं उन रेगुलेशंस के बारे में, उन लॉज के बारे में जो कि फ्रेंचाइजिंग जब हम करने जाते हैं तो उसको ध्यान में रखकर अपने एग्रीमेंट्स और अपनी बाकी चीज़ों को अगर हम कंडक्ट करते हैं, अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डेंस में स्ट्रक्चर करते हैं तो हमको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ता। सो लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो फ्रेंचाइजिंग में हमको ध्यान देने की ज़रूरत है और उनको जानना ज़रूरी है, उनको कंप्लाई करना ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले समझना ये बहुत ज़रूरी है कि लीगल डेफिनेशन क्या है, कि भाई फ्रेंचाइजी क्या चीज़ होती है। देखिए, पैंडेमिक के 2 साल के बाद अब आप भी देख रहे हैं कि मार्केट्स रिबाउंड कर रही हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है वेरियस कैटेगरीज में, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो F&B हो, चाहे सर्विसेज हो। और ऐसे माहौल में फ्रेंचाइजी बिजनेसेस बहुत ग्रो कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि फ्रेंचाइजिंग एक बहुत एक्सीलेंट केस है किसी भी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को बिजनेस में उतरने के लिए, क्योंकि फ्रेंचाइजी बिजनेस के सफल होने की संभावना लगभग 90% तक ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनी नॉर्मल फ्रेंचाइजी, एनी नॉर्मल बिजनेस। यानी अगर कोई आदमी अपनी ही दम पर अपना कोई व्यापार शुरू करता है और उसको एकदम स्ट्रक्चर ढंग से शुरू करना चाहता है तो उसमें वो बहुत सारा समय लेगा, बहुत चीज़ों को सीख नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा, बहुत वन मैन आर्मी की तरह कार्य करना पड़ता है। एज कम्पेयर टू जब आप फ्रेंचाइजिंग को ट्राई करते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक सेट बिजनेस मिलता है। आपका टर्न अराउंड टाइम 45 से 60 दिन में आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपको जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनके लिए आपको गाइड करने वाली पूरी एक टीम होती है, तो बहुत सारा फ़ायदा है और इसलिए उसके सक्सेसफुल होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई लीगल डेफिनेशन के हिसाब से फ्रेंचाइजी क्या है। यहाँ पर फाइनेंस एक्ट ऑफ 1999 आप देख रहे हैं कि 1999 में जो फाइनेंस एक्ट आया था उसका एक इंटरप्रिटेशन है। वहाँ पर ये कहा गया है एज पर फाइनेंस एक्ट 1999 कि फ्रेंचाइजी एक एग्रीमेंट होता है। फ्रेंचाइजी एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत हम किन्हीं भी गुड्स या प्रोडक्ट को बेचने की छूट देते हैं। यानी हमारा जो फ्रेंचाइजर है जिससे हमने राइट्स लिए हैं उसके साथ हमारा एक एग्रीमेंट होता है और उसके तहत वो हमें कोई भी माल बनाने का या बेचने के राइट्स देता है या फिर सर्विसेज को सेल करने के राइट्स देता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाते हैं तो जितना आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, F&B में बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, फ्रेंचाइजिंग होता है। तो कोका कोला हो या लेट्स से पेप्सी हो, वो इस मॉडल पे काम करते हैं। वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना और सेल करने के राइट्स अपने बॉटलर्स को देते हैं, अपने फ्रेंचाइज को देते हैं। सिमिलरली अपनी सर्विसेज सेल करने के भी राइट्स दिए जा सकते हैं। ये और तो और आपको जो भी प्रोसेस का ट्रांसफ़र है, वो जो नॉलेज का ट्रांसफ़र है वो फ्रेंचाइजर से लेना होता है और उसके अकॉर्डेंस काम करना होता है। तो लीगल डेफिनेशन ये कहती है कि एक एग्रीमेंट है जिसके तहत आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को, और आप जो भी प्रोसेस है जो फ्रेंचाइजर की उसको पूरी कॉपी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से लॉज हैं जो फ्रेंचाइजिंग को गवर्न करते हैं, फ्रेंचाइजिंग जिनके दायरे में आती है। तो सबसे पहले हमें, अगर कोई भी व्यक्ति फ्रेंचाइजिंग करने जा रहा है, फ्रेंचाइजी बिजनेस परचेज करने जा रहा है, तो उसको इन लॉज का बहुत ध्यान रखना है। तो मेन वंस आर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत वाइटल कंपोनेंट है किसी भी फ्रेंचाइजिंग में, और उसके तहत ही एग्रीमेंट डिज़ाइन होता है। तो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत श्योर होना चाहिए अबाउट दिस एग्रीमेंट। अमूमन सलाह मैं ये बार बार दूंगा कि आपके जो
वकील हैं, अटॉर्नी हैं, आप उनसे सलाह मशवरा करेंगे और सब चीज़ जानेंगे बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट्स। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, उसके अलावा भी आपको इन चीज़ों को छोटा मोटा जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा जो 1999 में था, उसके पहले फेरा हुआ करता था। तो बहुत सी फ्रेंचाइजीज़, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका ओरिजिन अब्रॉड होता है, किन्हीं और देशों में होता है जो हिंदुस्तान के बाहर के हैं, और जब आप उनसे फ्रेंचाइज या इंडिया राइट्स ले लेते हैं, मास्टर फ्रेंचाइजी साइन कर लेते हैं, तो आपको बहुत जो रॉयल्टी भेजनी होती है या जो इवन फ्रेंचाइजी फ़ी दे रहे हैं आप, या जो पैसा दे रहे हैं, वो फॉरेक्स के अगेंस्ट मतलब के अंतर्गत आ जाता है। तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है इस एक्ट के तहत। कंपटीशन एक्ट 2002 की भी उतनी ही महत्ता है फ्रेंचाइजिंग जब आप करने जा रहे हैं, टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। कॉपीराइट एक्ट होता है, ट्रेडमार्क्स एक्ट होता है, पेटेंट्स एक्ट होता है 1970 का, और जो एक्ट्स हैं वो डिज़ाइन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्योंकि आय संबंधी की आपकी आय होगी तो आप किस तरह से चार्जेबल होंगे डिपेंडिंग ऑन किस कैटेगरी में आप प्ले कर रहे हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में जो पास हुआ था, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज़। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का रेलेवेंस है, और फॉर श्योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इन सारे एक्ट्स का कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पर जब आप फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में आते हैं तो उसका प्ले होता है। आइए इनमें से जो मेन एक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा और डीपर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कैसे वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले बातचीत होगी जिसके बारे में, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता क्या है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अरेंजमेंट है जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल है, यानी जो भी पार्टीज इसमें हैं वो बाध्य हैं और ये लीगली बाइंडिंग है, ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो की वर्ड है वो है कॉन्ट्रैक्ट है। ये इसमें दो की कंपोनेंट्स हैं इस परिभाषा में, एक तो ये एग्रीमेंट है और दूसरा एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, यानी सहमति है, एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टीज कि वो क्या क्या काम करेंगे, क्या उनका स्कोप ऑफ वर्क होगा, और उसके तहत जो जो भी चीज़ लिखी गई है स्पेसिफिकली उसकी बाध्यता होगी। दे आर बाउंडेड बाय लॉ, दे आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, यानी अगर कोई पार्टी उस काम को पूरा नहीं कर रही है तो लीगल रिकोर्स लिया जा सकता है और उसको बाइंड कराया जा सकता है, यानी उसको कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो दीज आर बाइंडेड बाय लॉ, हेंस वी मस्ट अंडरस्टैंड, यानी हमको इन दो की कंपोनेंट्स की जो डेफिनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत उसको समझ के ही ड्राफ्ट करना चाहिए जो हमारा एग्रीमेंट होता है। थोड़ा सा और डीपली समझते हैं कि एग्रीमेंट ये क्या है। इट्स एवरी प्रॉमिस एंड एवरी ग्रुप ऑफ प्रॉमिसेस। तो ये कह क्या रहा है कि जितने भी वायदे हैं कि ये काम ये कर रहे होंगे, या ब्रांड ये करके दे रहा होगा, या फ्रेंचाइजी को ये ड्यूटीज निभानी है, इस तरह के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉमिसेस हैं या ग्रुप ऑफ प्रॉमिसेस हैं, दे आर फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी एक दूसरे के प्रति जो कंसिडरेशंस हैं, जो कार्य करे जाने वाले हैं, इसमें वी हैव टू अंडरस्टैंड कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो सकती है अगर डेफिनेशन ऑफ द फ्रेज प्रॉमिस जो है उसको बहुत क्लियर नहीं किया जा रहा है, तो उसमें थोड़ी सी संशय की स्थिति कई बार बनती है, इसलिए इसको बहुत क्लीन ढंग से डिज़ाइन करना पड़ता है। हेंस ये टर्म एग्रीमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रॉमिस जो टर्म है वो थोड़ा सा हेजी हो जाता है। वी यूज़ द टर्म एग्रीमेंट। अब अगेन प्रॉमिस क्या है या इसको समझना है, तो प्रॉमिस की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है कि द प्रपोजल बिकम्स एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। जो भी प्रपोजल है उसको एक तरह से सहमति माना जाता है, वो एक्सेप्ट हो जाता है व्हेन, कब, जबकि पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, यानी अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया है तो इसका मतलब आपने जो प्रपोजल दिया जा रहा है उसके प्रति अपनी कंप्लीट सहमति जताई है, आप उससे फिर मुकर नहीं सकते, बिकॉज यू हैव साइंड एन एग्रीमेंट। When accepted, a proposal turns into a promise.
जब आपने साइन कर दिया है, जब तक साइन नहीं हुआ है तब तक वो प्रपोजल है, जैसे ही आपने साइन कर दिया फिर वो प्रॉमिस बन जाता है। टू पुट इट अनदर वे, एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस। एग्रीमेंट क्या होता है? एक प्रॉमिस होता है जो जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा सहमत होता है, और ये लीगली बाइंडिंग भी होता है कि इसका एक लीगल रिपरकशन भी होता है कि अगर कोई भी पार्टी उसको ज्वाइन नहीं करना चाह रही है, उससे मतलब वायदा खिलाफी हो रही है या वो काम नहीं करना चाह रहा है, देन देयर इज अ लीगल डिस्कोर्स जिसका कोई बची हुई पार्टी सहारा ले सकती है। आइए बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा। क्या है ये एक एक्ट? 1999 में इंडियन पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, और ये है क्या, बहुत से, जैसे मैंने अभी अपने सेशन की शुरुआत में भी बताया कि बहुत सारी फ्रेंचाइजीज का ओरिजिन ही इंटरनेशनल कंट्रीज़ में होता है, यानी ऐसे देशों में होता है जो हिंदुस्तान के बाहर के देश हैं, और हेंस ऐसी जगहों पर जब आप पैसे का आदान प्रदान करते हैं, किसी फॉरेन कंपनी या फॉरेन नेशनल से पैसे का आदान प्रदान होता है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का पार्ट होता है। तो आपको उसको समझना ज़रूरी होता है। इंडियन पार्लियामेंट ने 1999 में जब फेमा पास किया था तो उसने इस लॉ को बड़ा कंसोलिडेट भी किया था और अमेंड किया था। पहले ये फेरा होता था, उसके बाद उन्होंने इसको अमेंड किया था कि कैसे कैसे प्रोटोकॉल्स थे हम फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं सही ढंग से। अगर कोई विदेशी कंपनी या विदेशी नागरिक के साथ हम फ्रेंचाइजिंग का एक्सचेंज कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, तो हमको कैसे कंडक्ट करना है इस एक्ट के बारे में बताया गया है। ये फैसिलिटेट करता है कि कैसे हम एक्सटर्नल ट्रेड या जो पेमेंट्स होती हैं वो बाहर की कंट्रीज से कर सकते हैं या वहाँ से पैसा मंगा सकते हैं। ईदर और केसेस में एक पूरा प्रोसीजर होता है और उसके तहत ही हमें चलना होता है। तो इससे फ़ायदा ये भी होता है कि ये कनेक्टेड है मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया ऑल्सो। तो ये इम्पॉर्टेंट एक्ट है। और थोड़ी बात करते हैं कि ये जब आया तो इसने फिर फेरा को रिप्लेस किया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इसके पहले हुआ करता था, ये उससे ज़्यादा अमेंडेड एक्ट है। और आप देख सकते हैं कि अब ये अगर इसमें कोई भी कंप्लायंस के इशू आते हैं तो ये सिविल ऑफेंस होता है, ये सिविल ऑफेंस अंडर लॉ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिफाइंस या अब नॉन कंप्लायंस ऑफ फेमा, अब जो फेमा है FEMA 1999 का जो एक्ट है, वो अगर हम डिफाई करते हैं, वो नॉन कंप्लाइड होते हैं हम, तो ये सिविल ऑफेंस भी है। और ये कंप्लीट भारत में को कवर करता है। ऐसा नहीं कि किसी स्टेट में ये सिविल ऑफेंस है, किसी में नहीं है। कंप्लीटली कवर्स एंटायर इंडिया। तो इस बात का बहुत ध्यान देने लायक है। नए सिस्टम में फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना थोड़ा सा सरल भी है और थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव भी है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर तो आप किसी ऐसी कंपनी को डील कर रहे हैं जिसका ओरिजिन इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स पे है, यानी हिंदुस्तान के बाहर है, और आप उनसे पैसे का भी आदान प्रदान कर रहे हैं या सर्विसेज का भी कर रहे हैं, तो यू नीड टू बी श्योर अबाउट कि क्या होने जा रहा है और कैसे भी होने जा रहा है। बाय द वे, ये जो फेरा है इट इज़ इन लाइन विद द फ्रेमवर्क ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज का जो एक फ्रेमवर्क है, ये उसको कंप्लाई करता है। तो इट इज़ टेक्निकली इंटरनेशनल इन नेचर। ऐसा नहीं कि वो बहुत राष्ट्रीय ढंग से हमने अपने मन से हिंदुस्तान के लिए बना लिया है। इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस पे बनाया गया है। तो फेमा 1999 का भी फ्रेंचाइजिंग रिलेटेड लॉज में जानना ज़रूरी है किसी भी फ्रेंचाइजर या किसी भी फ्रेंचाइजी को। मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या क्या हैं, एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि उस इंटरनेशनल पेमेंट का जो फ्लो है उसको रेगुलेट कर सके। सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि फॉरेन सिक्योरिटीज़ या फॉरेन एक्सचेंज में लिस्टेड होने की वजह से हों, उनको फेमा की अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। जितने भी जो ट्रांजैक्शंस कैरीड आउट होंगे उनके लिए हमें ऑथराइज्ड पर्सन्स के थ्रू ही ये ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कभी भी कैसे भी कर ले। फेमा कहता है कि ऑथराइज्ड पर्सन डिफाइन करिए और वो ही इसका ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज कर पाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि एक ऑथराइज्ड इंडिविजुअल
अगर फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है करेंट अकाउंट के तहत, तो अगर इंडियन गवर्नमेंट को नहीं समझ में आता तो इसको ब्लॉक किया जा सकता है, इसको रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। ये इसका मेन फीचर है। कुछ और कि ये आरबीआई को एम्पावर करता है टू प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांजैक्शंस फ्रॉम कैपिटल अकाउंट बाय ऑथराइज्ड इंडिविजुअल। जो कैपिटल अकाउंट होता है जिसके तहत आप मशीनरी भी इंपोर्ट कर सकते हैं या एसेट बिल्डिंग के काम कर रहे हैं, ऐसे कैपिटल अकाउंट को भी ब्लॉक किया जा सकता है इफ देयर इज अ डिफाइंस या नॉन कंप्लायंस ऑफ फिमा। तो ये बहुत क्रिटिकल है, स्पेशली उन केसेस में जब आप किसी भी इंटरनेशनल कंपनी से डील कर रहे हो और फॉरेन एक्सचेंज का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो। तो इंडियंस रिजाइडिंग इन इंडिया, यानी वो हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको परमिशन लेनी पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए या फॉरेन सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर तो, बार बार कह रहा हूँ मैं, अगर तो आपकी कंपनी ऐसी है या आप ऐसे बिजनेसेस से डील कर रहे हैं जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड हैं और वहाँ से आप उनको फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन हैंडल कर रहे हैं, तो यू नीड टू बी श्योर अबाउट इट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब ये क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केसी दास गुप्ता ने मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन अप्रैल 1964 में गठित किया था। इसका गोल था कि कैसे भी किसी भी कैटेगरी में, किसी भी लाइन ऑफ इंडस्ट्री में मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज को ब्लॉक किया जाए। मोनोपोलीज होती हैं तो उसका सभी स्टेक होल्डर्स अदर देन उस एक कंपनी या उस एक इंडिविजुअल को हटा के बाकी जो उससे जुड़े इकोसिस्टम से सारे लोग होते हैं उनको घाटा ही होता है, ऐसा माना जाता है। एज अ रिजल्ट मोनोपोलीज को थोड़ा निगेटिव निगाह से देखा जाता है। वो फ्री मार्केट नहीं देखती है या डेमोक्रेटिक मार्केट नहीं देखती है। तो मोनोपोलीज की टेंडेंसीज के लिए देयर इज अ कंपटीशन एक्ट ऑल्सो, कि आप गलत ढंग से किसी भी चीज़ को नहीं कंडक्ट कर सकते हैं। आप कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत बाइंडेड हैं। यू नीड टू बी श्योर अबाउट इट। एमआरपी एक्ट की डेफिनेशन काफ़ी आउटडेटेड हो गई थी, इसलिए कंपटीशन एक्ट लोकसभा में 6 अगस्त 2001 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कुछ चीज़ें जो आपको जानने की होनी चाहिए वो है एक्विजिशन। एक्विजिशन वो होता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स या राइट ऑफ वोटिंग या एसेट्स को परचेज कर लेते हैं तो वो एक्विजिशन माना जाता है। कार्टेल मतलब कुछ 3, 4, 5 प्रोड्यूसर या सेलर्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल कर रहे हों, जो कि सेल्स हैंडल कर रहे हों या जो कि गुड्स का प्रमोशन हैंडल कर रहे हों, वो अगर मिल के काम करने लगे तो इसको कार्टेल कहा जाता है। और पोजीशन का मतलब होता है एक डोमिनेंट पोजीशन जो कि कोई संगठन मार्केट में होल्ड करता है और फ्री और मतलब इस तरह से होल्ड करता है कि वो मार्केट की फ्रीडम को इन्फ्लुएंस करता है, यानी उतना फ्रीली फिर चीज़ें नहीं हो सकती, इतनी डोमिनेंट पोजीशन होती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कंपटीशन एक्ट 2002 में। प्रीडेटरी प्राइसिंग ऐसी चीज़ होती है कि भाई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी हमारी लागत मान लीजिए 100 रुपये हो और कोई संगठन 90 रुपये में माल बेचना शुरू कर देगा तो यानी 10 रुपये का घाटा ले रहा है। ये प्रीडेटरी प्राइसिंग है। अब ये कैश रिच ऑर्गेनाइजेशन है और इसने अगर ऐसा 3 साल कर लिया तो इंडस्ट्री में जितने लोग होंगे वो नॉन प्रॉफिटेबल होके बाहर हो जाएंगे, अकेला ये बचेगा और तब ये अपने मनमाने ढंग से अपने प्राइसेस और मार्जिन बढ़ा लेगा। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग बहुत संभाल के हैंडल करने वाली चीज़ है और उसको देखने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 होता है। रूल ऑफ रीज़न होता है, यानी ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जिनके बेसिस पे बिजनेस का जस्टिफिकेशन दिया जा सके और मार्केट इम्पैक्ट कंपटीशन का और कस्टमर का मेज़र किया जा सके, इन सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं कंपटीशन एक्ट 2002। आइए जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में। ट्रेडमार्क, पेटेंट्स और कॉपीराइट ये 3 शब्द होते हैं, इनमें थोड़ी क्लैरिटी दे देता हूँ। ट्रेडमार्क इज़ द लोगो या वो जो ब्रांड नेम है उसको डिफेंड करता है ट्रेडमार्क। तो ये एक दूसरी चीज़ होती है। पेटेंट किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस या इनोवेशन को डिफेंड करने के लिए हम पेटेंट का यूज़ करते हैं। और कॉपीराइटिंग
जो वर्ड होता है वो आप अगर लेखन के कार्य में है और आपने कोई कॉपी लिखी है, कोई चीज़ लिखी है और उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं कि ये आपकी मौलिक चीज़ है, ये ओरिजिनल चीज़ है, तो उसको कॉपी राइटिंग के तहत आप सेव करते हैं, सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो ये जो एक्ट्स हैं ये सेफ्टी के प्रति ज़्यादा फोकस्ड हैं कि आप जिस ब्रांड से डील कर रहे हैं उसकी ट्रेडमार्किंग है भी कि नहीं, उसका पेटेंटिंग है भी कि नहीं, अगर उसमें कोई नॉवल प्रोसेस है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि आप नए ढंग से बना रहे हैं, 20% से कॉस्ट कट हो जा रही है उसकी और वो पेटेंटेड है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इस तरह के एक्ट्स में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के बारे में पूरे हिंदुस्तान को कवर करता है। ये 2003 में फोर्स में आया था, मतलब गैजेट हुआ था, ऑफिशियल गैजेट। तो कोई भी रेफरेंस टू कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट in any provision shall be interpreted to mean the effective date of that provision, यानी 2003 के बाद अगर कोई भी इंक्वायरी आती है तो वो इस एक्ट से गवर्न होती है, ट्रेडमार्क्स एक्ट से। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है कि दो लोगोस मिलते जुलते हैं, आपने एक्स लोगो और वाई लोगो एकदम आपने कॉपी भी देखी होगी कि एकदम एक सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इवन फैमिलीज़ में भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो लोगो दोनों ही लोग यूज़ कर सकते हैं, करने लगते हैं, लेकिन गलत होता है, किसके पास ओरिजिनलिटी में लोगो जाना चाहिए, तो ट्रेडमार्क्स एक्ट इसको डिफेंड करता है। दो एसेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं। आपका जो ट्रेडमार्क है वो बहुत डिस्टिंक्टिव होना चाहिए बाकी उपलब्ध मार्क्स से, यानी ऐसा ना हो कि बहुत जनरलिस्टिक हो, एकदम मिलता जुलता हो, देख के ही लग रहा हो कि हाँ ये कॉपी हो रही है, तो इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी डिस्टिंक्टिव और ये मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए या अनक्लियर नहीं होना चाहिए, डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए, कोई धोखे जैसी चीज़ नहीं लगनी चाहिए। तो ये लोगो या ब्रांड नेम जब आप ट्रेडमार्क कराते हैं तो ये ध्यान रखने की चीज़ होती है। प्रिंसिपल्स क्या हैं ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के, कि एक मार्क रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा अगर वो कंज्यूमर्स को मिसलीड कर रहा है या कंफ्यूज कर रहा है या किसी और चीज़ से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, एक सा लगता है, देखने में बिल्कुल लग रहा है कि हाँ उसी को छाप दिया है, तो फिर अप्रूव नहीं होगा ट्रेडमार्क। और भी प्रिंसिपल्स होते हैं, आप अगर देखेंगे कि अगर ये बगैर यूज़ किए बहुत आपने मान लीजिए किया क्या कि आपने एक लोगो बेहतर सा बनाया और उसको बहुत दिन यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो रिवोक हो जाएगा। अगर वो फंक्शनल नहीं है, इन प्रैक्टिस नहीं है, तो आप एक चीज़ बना के उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज़ इट। तो इसके ऊपर भी ध्यान देता है ट्रेडमार्क्स एक्ट। किसी को भी जैसे रियल एस्टेट में आप बेचते हैं, इसमें आप ट्रेडमार्क को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और असाइन भी कर सकते हैं, उसका यूसेज। यहीं से फ्रेंचाइजिंग में हमें फ़ायदा होता है कि भाई फ्रेंचाइजिंग में हम करते क्या हैं, एक ब्रांड नेम है मैकडोनल्ड्स फॉर एग्जांपल, तो मैकडोनल्ड्स जो पेरेंट कंपनी है वो मास्टर फ्रेंचाइजी या अपनी फ्रेंचाइजीज़ को अपने ट्रेडमार्क को यूज़ करने का या लाइसेंस देती है, एक तरह से राइट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये सुविधा ट्रेडमार्क एक्ट में मिलती है हमें। मीन्स हमारे लिए जानना ज़रूरी है फ्रेंचाइजिंग, अगर हम फ्रेंचाइजिंग की बातचीत कर रहे हैं, कि ट्रेडमार्क एक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ट्रेडमार्क इज टू बी पब्लिसाइज्ड इन एडवांस सो एज टू गिव ऑप्शंस फॉर ऑब्जेक्शन। अब जब भी कोई ट्रेडमार्क होता है तो उसको कम से कम 6 महीने से 12 महीने तक का समय दिया जाता है उसको वो राइट्स देने के पहले, जिससे अगर किसी को इस तरह के ट्रेडमार्क से कोई ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन फाइल कर सके। तो ये प्रिंसिपल्स हैं ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के, जिससे उसका कोई मिसयूज ना हो सके ब्रांड का या लोगो का। हेंस ये एक सिक्योर एनवायरनमेंट तैयार करता है। जान के देखते हैं कि भाई कॉपीराइट एक्ट क्या होता है। मैंने बताया था कि कॉपीराइट यानी अगर आपने कोई लिटरेरी वर्क किया हो तो आप या क्रिएटिविटी का काम किया हो, सॉन्ग्स, म्यूजिक या राइटिंग, लिटरेचर, इस तरह के कामों में आपके मौलिक कार्य को सुरक्षित रखने का, आपके प्रोसेसेस को सुरक्षित रखने के लिए कॉपीराइट एक्ट 1957 का हम उपयोग करते हैं। ये भी पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है। 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि क्रिएटिव लोग को फ्रीडम हो अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जिससे फ्रीली वो अपने आइडियाज़ और नॉलेज को बिल्ड कर सके। कि अब अगर किसी ने कोई एक मौलिक चीज़ बनाई है तो वो उसको कम से कम बिल्ड कर सके, उससे लाभ भी ले सके। ये 1958 जनवरी में फंक्शनल हुआ था। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ओवर द ईयर्स, और
अब तक लगभग 6 चेंजेस हो चुके हैं कॉपीराइट एक्ट में। पेटेंट्स एक्ट 1970 अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, और इंडियन पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 से शुरुआत हुई थी पेटेंट की लॉ हिस्ट्री की। ये 1970 तक आते आते पेटेंट्स एक्ट ऑफ इंडिया बन गया, और 1972 में ये कम्प्लीटली ऑपरेटिव बना, और कलकत्ता में इसका ऑफिस है, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई में भी अब ऑफिसेज हैं पेटेंट के। पेटेंट मैंने जैसा कि बताया वो इनोवेशंस होते हैं, वो प्रोसेसेस होती हैं जो एकदम नई नवेली होती हैं, एंड एज अ रिजल्ट उनको होल्ड करना, उनको सिक्योर करना संगठन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर वो प्रोसेस सिक्योर हो गई तो कम से कम उसका फ़ायदा अगले कुछ साल कम से कम वो संगठन उठाए जिसने ये इनोवेशन की थी, तो उससे उसका बहुत लाभ मिलता है, व्यापारिक लाभ मिलता है। इसके जो कंट्रोलर जनरल होते हैं उनके फंक्शन ये होते हैं कि भाई आप इस एक्ट को का एग्जीक्यूशन पैन इंडिया देखें और कहीं कोई उसका वायलेशन या मिसयूज़ ना हो, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच रिलेटेड इश्यूज में काउंसिल किया जाए, उनसे सलाह ली जाए। ये एक्ट 1999, 2002, 2005 और 2006 में ऑल्टर भी हुआ है। ये जो चेंजेस लाए गए ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, यानी ट्रिप्स भी बोलते हैं जिसको, उसकी वजह से इन चेंजेस को लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। कुछ चेंजेस जो 2005 में आए थे वो हैं कि प्रोडक्ट का जो पेटेंट था उसमें अब टेक्नोलॉजी डोमेन को भी कवर करना शुरू कर दिया था। उसके पहले वो काम नहीं हो रहा था, काफ़ी हेजी था। नाउ बहुत स्पेसिफिकली अब टेक्नो डोमेन्स के भी जो पेटेंट रिलेटेड चीज़ें थी उनको वो एक्सपैंड किया, उसको कवर किया। इसको फिर से मॉडिफाइड किया गया था 2012, 13, 14 में भी। एक अन्य इम्पॉर्टेंट एक्ट जिसका फ्रेंचाइजिंग में ध्यान रखना पड़ता है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्योंकि मेरी शुरुआत में भी मैंने कहा था कि फ्रेंचाइजी बिजनेस के सफल होने की भी बड़ी संभावनाएं होती हैं, और कोई भी बिजनेस जो सफल है उसमें आय होती है तो उसके टैक्स देने पड़ते हैं। यानी अगर आप प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो यू हैव टू गिव टैक्सेस, तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्ले में आता है कि भाई क्या बोलता है। ये भी पूरे हिंदुस्तान को कवर करता है। बहुत सारे सेक्शंस हैं, देख रहे हैं आपकी 298 सेक्शंस हैं और 23 चैप्टर हैं इस एक्ट में। और फंक्शंस ऑफ दिस लॉ इज जो टैक्सेस होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करना होता है और रिकवर करना होता है इनकम टैक्सेस को कैलकुलेशन के बेसिस पे। तो जो सेंट्रल एक्ट है उसके रेट्स के हिसाब से वो डिडक्शंस होते हैं। नॉर्मली सेपरेट प्रोविजंस होते हैं, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मान लीजिए किसी ने बहुत एडवांस में इनकम दे दी है तो उस पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, वो अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ है उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, टीडीएस डिडक्शंस का कैसे ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए, ये सारी चीज़ें 1961 इनकम टैक्स एक्ट के तहत, जो कि काफ़ी अपडेटेड भी हो गया है, हम इसको गवर्न करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं और जानते हैं। कई बार फ्रेंचाइजी बिजनेस में भी ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें हम देखते हैं कि देयर आर डिस्प्यूट्स। ये किसी भी बिजनेस में हो सकती हैं, फ्रेंचाइजी बिजनेस में भी हो जाती हैं कि दो पार्टीज जिन्होंने व्यापार शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया था, फ्रेंचाइजी दी थी, फ्रेंचाइजी ली थी, और देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू ऑफ देम। तो वो कैसे हैंडल होगा, तो उसके लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 है। ये आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन को मतलब गवर्न करता है। इसका पर्पस, स्कोप और एप्लीकेबिलिटी जो है इस एक्ट की, और उसके जो की क्लॉजेज हैं वो पैन इंडिया एप्लीकेबल हैं। इसका केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट जो है वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के तहत आता है, अन्यथा ये कम्प्लीटली हिंदुस्तान के बाकी एरियाज के लिए है। JNK के लिए भी ये अप्लाई करता है। तो दिस ऑल्सो अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर। अब कुछ और चीज़ें, जो प्रेसिडेंट इशूड ऑर्डिनेंस 1996 में उन्होंने ऑर्डिनेंस इशू किया था, ये एक्ट इफेक्टिव हुआ था 22 अगस्त 1996 में। जो दो और ऑर्डिनेंसेस थे जिन्होंने आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन से डील किया था, उनको अडॉप्ट किया गया था 26 मार्च और जून 21 को 1996 में ही रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह के समझौतों के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट होता है। नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज
हिंदुस्तान से बहुत सारा सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क, आईटी रिलेटेड वर्क, उनकी भी फ्रेंचाइजीज भी ली जा रही हैं। फॉरेन शोर्स पे बैठे हुए लोगों से हम डील कर रहे हैं। तो इस सॉफ्ट एसेट पे को कैसे कंट्रोल में रखा जाए और इसको कैसे हैंडल किया जाए, इसके लिए आईटी एक्ट 2000 है। ये इंडिया का मेन लीगल फ्रेमवर्क है इश्यूज इन्वॉल्विंग ई कॉमर्स एंड साइबर क्राइम। आप ई कॉमर्स से भली भांति परिचित होंगे कि आज की तारीख में जब कंप्लीट परचेज फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, इन सब इस तरह के पोर्टल से हो रही है, और अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं या इनके फ्रेंचाइजी ले रखे हैं, तो आपको, या इस तरह के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको जिस एक्ट का मेन ध्यान रखना है वो है आईटी एक्ट 2000 का। इसमें लेजिस्लेशन पास हुआ था जिसके तहत ई गवर्नेंस या लीगल बैकिंग या साइबर क्राइम को कैसे कॉम्बैट करना है, इस बारे में काफ़ी डिटेल्स हैं, काफ़ी चर्चाएं हैं उसमें, तो आपको इस एक्ट को जानना चाहिए। फॉरेन नेशनल्स भी इसके तहत अकाउंटेबल होते हैं। आप देख रहे हैं कि कोई ऑफेंस अगर वो करेंगे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि हिंदुस्तान में लोकेटेड है, तो इवन दे आर अकाउंटेबल। लॉ स्पेसिफाइज पनिशमेंट फॉर न्यूमरस डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स एंड साइबर क्राइम्स। तो बहुत सारी उसकी डिटेल्स हैं जिसके तहत ये पनिशेबल ऑफेंस है, और डिजिटल सिग्नेचर्स को ये लीगल रिकॉग्निशन देता है। कई बार मॉडिफाई हुआ ये एक्ट, आप देख ही रहे हैं। फ्रेंड्स, इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करने का बड़ा सिंगलटन मकसद था कि हम लोग ये जाने कि जब हम किसी भी फ्रेंचाइजी बिजनेस को भी करने जा रहे हैं तो हम किन किन लॉज के तहत बातें होते हैं, किन किन चीज़ों को हमें जानना ज़रूरी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हमने की, हमने फेमा की बात की, वी टॉक्ड अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो, कॉम्पिटिशन लॉ की बात की, या आईटी एक्ट की अभी मैं बात कर रहा था। ये सारी चीज़ें बताने का केवल एक मकसद है कि जब हम फ्रेंचाइजिंग करते हैं तो हम किन किन लॉज से गवर्न हैं, हमको इसकी जानकारी हो तो बहुत बेहतर है। बहुत डिटेल में जानने के लिए आप अपने काउंसिल के साथ बैठ सकते हैं, अपने अटॉर्नी के साथ बैठ सकते हैं, अपने सलाहकार के साथ बैठ सकते हैं और इन चीज़ों को और बारीकी से समझ सकते हैं। लेकिन इनको जानना ज़रूरी है किसी भी बिजनेस, स्पेशली फ्रेंचाइजी बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, आई होप सो, कि दिस सेशन वॉज मीनिंगफुल और आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। धन्यवाद।